इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज पाकिस्तानी माशरे में मजबूत तरीन सतून की सूरत इख्तियार कर चुका। आज इसे एक बेहतरीन कैरियर तस्वुर किया जाता है। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब सहाफी बनने के लिए आम तौर पर वही लोग आया करते थे जो या तो नजरियाती रोमांस का शिकार होते और या फिर मुआशरे की संजीदा फिक्री तरबियत करने के ख्वाहिशमंद हुआ करते थे। रिपोर्टिंग तब भी हुआ करती थी, हुकूमती सियासी सरगर्मियों पर दिलचस्प बहसें भी हुआ करती थीं। सहाफी अपने नजरियात और खबर की सच्चाई की खातिर तशद्दुद भी बर्दाश्त करते थे और दबाव भी। जेल भी जाया करते थे और कोड़े भी खाया करते थे। हमारा आज का चमकता दमकता मीडिया यकीनन उन्हीं सीनियर असातिज़ा और साथियों की कुर्बानियों का नतीजा है। एक सच और भी है, और वो ये कि हमारे आज के न्यूज चैनल्स में काम करने वाले साथी, दोस्त, कोलीग्स भी बहुत प्रेशर और दबाव बर्दाश्त करते हैं और सच्चाई की खातिर अपनी जानें भी दे रहे हैं। पाकिस्तानी माशरे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किरदार क्या है? क्या न्यूज चैनल्स की स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले प्रोग्राम्स एक सेहतमंद नफ्सियात तश्कील दे रहे हैं? और सबसे बढ़ के यह कि क्या गुजरते हुए वक्त के साथ मीडिया भी मैच्योर हो रहा है? आज हम इसकी तलाश करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसने सोसाइटी को एजुकेट किया है, पोलराइज किया है, डी एजुकेट किया है, क्या किया है? देखिए, एजुकेट इस हद तक तो किया है कि बहुत सी ऐसी मालूमात जो पहले छुपी होती थी, मख्फी होती थी, लोगों तक पहुंचाई हैं। सियासत के अंदर खाने क्या होता है, कौन किसी का कैलिबर कितना है। पहले दूर दूर से आपको लीडर बहुत बड़े बड़े नज़र आते थे, कैमरे के सामने लाके खड़ा कर दिया, इंटरव्यू पे इंटरव्यू कर करके लोगों को एक्सपोज कर दिया, निज़ाम कैसे चलता है, इलेक्शन कैसे होते हैं। आइन आपको पता है, आप खुद साफ़ी हैं, आइन की जो बीट होती थी वो हमारे लिए मुश्किल तरीन और सबसे थक्कड़ बीट जिसको कहते हैं वो वाली बीट होती थी। जिस किसी से अदावत होती थी उसको आइन की बीट देते थे। आइन को हमने लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया, वो फंडामेंटल राइट्स। तो एजुकेशन तो बहुत की है, क्योंकि हर इशू के साथ एक थ्योरी लगी हुई है जो हमने लोगों तक पहुँचाई है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे ख्याल में चूँकि दूसरे इदारों ने लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक डिलीवर नहीं किया, तो लोगों ने मीडिया की जो अमूमी तालीम है उसके ऊपर तनकीद शुरू कर दी। ये नहीं ऐसी है कि यूनिवर्सिटी से जो डिग्री लेके बंदा निकलता है उसको जॉब नहीं मिलती, तो वो कहता है तालीम का फ़ायदा क्या है। तो वही आर्गूमेंट मुझे कभी कभी सुनने को मिलता है जी कि अच्छा आपने राय तो दे दी, बहस तो फ़ायदा क्या है। आई विश कि दूसरे इदारे जो हैं वो लोगों की तवक्कुआत के करीब तरीन पहुँच पाते, पूरा करने की तो बात की बात है, तो शायद हम पर इतनी तनकीद नहीं हो रही है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्ट्रेंथ ये है कि उसकी बात हर शख्स तक पहुंचती है और उसकी आवाज़ और तस्वीर जो है वो दूर दूर सुनाई देती है। प्रिंट को तो वही पढ़ेगा जिसे पढ़ना आता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पैगाम उससे कहीं वसीता है। दूसरी बात यह है कि इसमें स्पीड, अखबार के लिए तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए आज की बात आज तक, बल्कि लम्हा मौजूद की बात लम्हा मौजूद में आप तक पहुंच जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो जो एडिटोरियल चेक है वो बहुत कम हो गया है। उसकी वजह से बेहतियाती सरजद होने का इम्कान रहता है और होती भी है। अगर एक तहसील की सतह का, ज़िले की सतह का शख्स जो है, रिपोर्टर जो है, वो अपनी बात कर रहा है और बाद औक़ात वो तज्ज़िया भी करने लगता है खबर देने के साथ साथ,
तो वहाँ बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं और जो एंकर्स हैं वो अभी तक अपनी हैसियत का तयन नहीं कर पाए कि उनकी हदूद कहाँ ख़त्म होती हैं और कहाँ एनालिस्ट की हदूद शुरू हो जाती है। जब किसी मुआशरे में कोई नई इंडस्ट्री वजूद में आती है और तश्कील पा रही होती है तो फितरी तौर पर वो उस मुआशरे की इंडस्ट्री से सीखती है जहां वो पहले से मौजूद हो। लेकिन अगर इन दो मुआशरों की बुनियादी हकीकतों में जमीन और आसमान का फर्क हो तो फिर नतीजा क्या होता है? अमेरिका में जो आप जैसे प्रोफेशनल्स हैं और फिर उसके बाद जो आम एक नाज़िर है वो हमारे यानी न्यूज़ चैनल की क्वालिटी से मुतमईन है। क्वालिटी से तो मुतमईन नहीं है, मगर कल्चर से जुड़ा हुआ है। यकीनन दूर जो लोग होते हैं वो अपने कल्चर से ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनकी फीलिंग ज़्यादा बेटर होती है। तो वाच पूरा करता है मगर तनकीद ज़्यादा करता है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे मॉडर्न मीडिया से रिलेटेड है, उसको रोज़मर्रा यूज़ करता है। तो जब वो चीज़ों को कंपेयर करता है तो इस हवाले से मुतमईन नहीं। अच्छा, अब वो ज़रा तनकीद बताइए क्या है? तनकीद ये कि देखें, आप लोग मुकम्मल तौर पे इंडियन मीडिया भी इंक्लूडिंग फॉलो करते हैं वेस्टर्न मीडिया को। वेस्टर्न मीडिया एक सेटल सोसाइटी का मीडिया है, उनके कोर इश्यूज सेटल हो चुके हैं। आपके यहाँ अभी कोर इश्यूज जो आपके जो बेसिक इश्यूज हैं वो भी सेटल नहीं है। आपके जैसे मिसाल के तौर पर मैं न्यूज़ बुलेटिन की बात करूँगा, वो रूलिंग क्लास की गेट बोलती है। पूरा आपका बुलेटिन जो है आम आदमी उस पर स्केप है मुकम्मल तौर पे, उसके इश्यूज आप डिस्कस नहीं करते। तो ये कंट्राडिक्शन है बहुत बड़ी। पहले तो इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है मेरे ख्याल में उस पर बात करनी चाहिए कि अब किसी के लिए भी खबर को छुपाना जो है वो मुमकिन नहीं रहा। वो इसलिए कि अगर एक चैनल छुपाएगा तो दूसरा जो है उसने वो बतानी है वो। नंबर 2, एक कौम में शऊर भी पैदा हुआ है, शऊर तो था मतलब शऊर में इजाफा हुआ है। नंबर 3, पूरी दुनिया की सूरत हाल और पाकिस्तान की वो अंदरूनी कहानियाँ जो हमेशा अंदरूनी रहती थीं उनमें से कुछ बाहर भी आना शुरू हो गई हैं। इसी तरह की और बहुत सी अच्छी बातें हैं जो इस चैनल के थ्रू लोगों को, लेकिन जो एक दो खराबियाँ भी पैदा हो गई है इससे। वो सबसे बड़ी खराबी मेरे नज़दीक रेटिंग की है कि हमारी रेटिंग जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, हमारी रेटिंग ज़्यादा होना चाहिए। चुनांचे उसके लिए बाज़ औक़ात जो एक तवाज़ुन होता है ना, जो हर चीज़ में होना चाहिए, बल्कि इस तवाज़ुन की वजह से ये पूरी कायनात जो है कायम है। जिस दिन इस तवाज़ुन में ज़रा सी भी 1 इंच की भी कमी या बेशी हुई तो ये दुनिया जो है तबाह हो जाएगी। तो इसलिए तवाज़ुन की इतनी अहमियत है। हमारा मीडिया जो है वो बसा औक़ात तवाज़ुन कायम नहीं रख पाता। मसलन जब कोई हादसा होता है, जब कोई खुदकुश बम्बार आता है, जब कोई दहशतगर्दी की वारदात होती है तो कई घंटे उसकी कवरेज जो है वो होती रहती है मुसलसल। अब आप भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं, आप किसी भी माहिर नफ्सियात से, साइकेट्रिस्ट से पूछ लें कि इससे जो दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ता है। ख़ास तौर पर नई पौध जो अभी आंखें खोल रही है वो ये महसूस करती है कि शायद जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उस मुल्क का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। टीवी चैनल्स के न्यूज रूम्स में दिन रात काम हुआ करता है। आप तक खबर को पहले पहुंचाने की कोशिश में हमारे ये साथी दिन रात काम में जुटे रहते हैं।
लेकिन क्या ब्रेकिंग न्यूज की दौड़ एक सेहतमंद रुझान है? और इस दौड़ पर होने वाली तनकीद किस हद तक दुरुस्त है? मेरी गुजारिश है कि टेक्निकली ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब ही ये है कि इट्स एन अनफोल्डिंग न्यूज़, यानी आप इस वक्त मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, इट्स ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है इन द सेंस के समथिंग इज हैपनिंग, फिर आप इंटरव्यू करके वाइंड अप करेंगे तो वो उसका दूसरा स्टेज होगा, फिर आप अगले इंटरव्यू पे चले जाएंगे तो तीसरा स्टेज होगा। तो अगर कैमरा इन तीनों स्टेजेस के ऊपर लगा हुआ है तो वो आपको हतमी न्यूज़ नहीं दे रहा, आपने आखिर में जाके किसका इंटरव्यू करके क्या कंक्लूड करना है, दैट प्रॉब्ली विल बी द बिगेस्ट न्यूज़ एंड फाइनल न्यूज़। तो ब्रेकिंग न्यूज़ टेक्निकली उसमें कोई ख़राबी नहीं। तो प्रॉब्लम है कि ब्रेकिंग न्यूज़ को हमने हतमी न्यूज़ के साथ कंफ्यूज कर दी। वजह अभी इधर से इतनी बड़ी ज़ख़ीम दस्तावेज़ात आई, कोर्ट के फैसला आया जिसमें कुछ 365 पेजेस हैं, मुझे तो कम से कम 1.5 महीना लगता है कोर्ट का फैसला पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको दिमाग लड़ाना पड़ता है उसके ऊपर। साथ ही बीपर आ गया, ब्रेकिंग न्यूज़ और ऊपर बीपर, और साथ तज्जिया भी शुरू है। वो उससे पूछ रही होती है कि जी अच्छा बताएं इसके अंदर और क्या है, वो यूं करके डॉक्यूमेंट करता है कि मैंने पढ़ा तो नहीं है लेकिन इसके अंदर जो मेरा So we have converted breaking news into, unfortunately, a fake kind of authentic news, and that is with, and the viewer says, यार अगर आपके पास पूरी खबर नहीं है तो तज्जिया क्यों कर रहे हैं आप? वहाँ सेंसेशन कम है, वहाँ अब ब्रेकिंग न्यूज़ पे कोई ज़्यादा लोग इतनी तवज्जो नहीं देते। मिसाल के तौर पे जिस रात यहाँ उसामा के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी बड़े मेजर चैनलों के साथ पहली बार छोटे चैनल्स पर भी आई। ये खबर नहीं है कि जी पुलिस ने आज जो है ना 2 तबादले हो गए हैं, 2 तकरीरियाँ हो गई हैं, ये कोई इशू नहीं है। और वो भी एक ऐसा चैनल जो नेशनल लेवल पर देखा जा रहा है। अब ब्रेकिंग न्यूज़ ये तो कोई नहीं ना कि अताउल्ला कासमी जो हैं वो चीचू की मलिया से लिया पहुंच गए हैं, ये तो कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है ना। या फलाने साहब, फलाना वज़ीर आला, फलाना सदर, फलाना वज़ीर आज़म। ब्रेकिंग न्यूज़ तो खुदा के लिए यार वो दें जो वाकई ख़बर हो, जिसमें कोई बड़ी अहमियत हो। अब अच्छा खासा एक प्रोग्राम चल रहा होता है, उसके बाद जब आता है ना ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसे करके, तो आदमी एक दो तो कहता है या अल्लाह खैर, पता नहीं अब क्या ये सांप छोड़ने लगे ये। तो उसमें अच्छा फिर एक और उसमें देखें ब्रेकिंग न्यूज़ में क्या आता है। अभी एक पटाखे की आवाज़ सुनी गई है और उसके बाद वो कहता है कि ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, और ये कहते हुए वो सख्त मायूसी के आलम में होता है वो कि अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अच्छा, अब मैं आपसे मिसाल ये पूछूंगा कि ज़मीमें छपा करते थे जब ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, तो वो ज़मीमें छपने की कंडीशन क्या होता था? क्या होता था? ज़मीमें इस तरह के नहीं होते थे। ज़मीमा होता था कि मार्शल लग गया है, ये ज़मीमा होता था, या भुट्टो को फांसी दे दी गई है, मतलब ये ज़मीमा होता था। न्यूज़ चैनल्स पर दिखाए जाने वाले मॉर्निंग शोज बहुत मकबूल हैं, बल्कि यह कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि मॉर्निंग शोज खुद अलहदा से एक इंडस्ट्री बन चुकी। लेकिन मॉर्निंग शोज का अपने ही इदारे के इवनिंग शोज के साथ दूर दराज का भी कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। इसकी वजह क्या है? एक खातून जो तुतलाती हुई बोलती है, जिसको अपने बिगड़े हुए तलफ़ुज़ और उर्दू से कंप्लीट डिस्टेंस पे नाज है, वो बेचारी इधर से उधर बगैर दुपट्टे के स्ट्रट करती है। बुरा ना मानिएगा, बुनियादी तौर पे सुबह आप एक चलाते हैं, सुबह एक चैनल नहीं चलाते, वैसे तो रात को भी चलाते हैं, इसलिए कि आपने एक लड़की की नुमाइश और उसके ऊपर कौम के नौजवानों के उठे हुए फिक्रे डबल स्ट्रिप में नीचे आप चलाते हैं। फलानी बाजी, यू आर लुकिंग सो हॉट टुडे, फलानी बाजी आई लाइक यू सो मच। हजूरे वाला, कौन सा मयार, कौन सी अकदार, कौन सी रिवायात, कौन से पोस्टुलेट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के तहत मॉर्निंग शो चलता है? और मॉर्निंग शो पे आपका कंटेंट क्या है? कितनी ही बूढ़ी अदाकाराओं और उनसे भी बूढ़े आशनाओं और शौहरों की 8 बार शादियां हर चैनल करवा चुका है। मेहंदी का सीज़न ऐसे जैसे कभी ख़त्म नहीं होता। मैं अक्सर समझता हूँ कि इस कौम को अफ्यून की ज़रूरत नहीं थी,
मगर इस कौम के टेलीव्यूअर को आपने जिस अफ्यून की चाट लगा दी है, वो मॉर्निंग शो की मेहंदी वीक और माइयों वीक और सांचक वीक और रुखसती वीक और अब बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला तलाक वीक भी होंगे, क्योंकि उसमें भी बड़ी सनसनी है और बड़ी मार्केटिंग है। जब शादी ख़त्म हो जाती है तो फिर समझ नहीं आती कि अब क्या करें, फिर रूहें बुला लेते हैं, बदरूहें बुला लेते हैं, क्योंकि नेक रूहें तो इस मुल्क में अब रही नहीं हैं। चुड़ैलें आ जाती हैं, देवजाद और जिन्नात आके सेट पे बैठ जाते हैं, और वो कमबख्त जो होस्ट पहले ही एक चुड़ैल की शक्ल में बैठी हुई है डायने कहीं की, वो सब मिलके फिर आपको जिन निकालने और जिन चढ़ाने और जिन उतारने के टोटके बताती फिरती हैं। आपका मॉर्निंग शो कयाफा शनासी, मुस्तकबिल बीनी, सितारों के हाल और इन सब के बगैर होता ही नहीं। कौन सा मॉर्निंग शो है जिसमें एक नजूमन अपना एक लैपटॉप बैठ के सिर्फ एक फ़ोन आता है, जी मैं फरखंदा बोल रही हूँ काने काछे से, मुझे ये बताइए कि मेरी शादी जावेद से होगी या नज़ीर से होगी। वो कौन सा हिसाब है जिसके तहत वो कहती हैं शादी तो वैसे तुम्हारी जावेद से होगी मगर तुम्हारी ख्वाहिश नज़ीर वाली है, अगर नज़ीर कोशिश करे तो शायद ये मुकदमा जीत जाए। ओहो मॉर्निंग शोज जो हैं ज़्यादातर जो हैं वो लगता है जैसे खालिस उन ख़वातीन के लिए वो मॉर्निंग शोज है जो बावर्ची खाने में काम कर रही हों, जो कपड़े धो रही हों, जो सफाई कर रही हों, और जो साथ साथ टीवी चैनल भी लगाया हुआ है। चुनांचे उसमें हर तरह की गुफ्तगू होती है, और वो गुफ्तगू इस नौइयत की होती है कि अगर वो बावर्ची खाने में उसको आवाज़ नहीं आई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी वो गुफ्तगू अगर उसने सुन ली है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नहीं सुनी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। सलमान साहब, बताया ही जाता है कि टेलीविज़न स्क्रीन पे जितने हम फसाद देखते हैं, मॉर्निंग शोज़ में हम डांसेस देखते हैं, लोगों के अंदर से जिन निकालते हुए दिखाते हैं, दिखाया जाता है, ये सारा कुछ इसलिए होता है कि आप उनको रेटिंग देते हैं, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इसकी ज़िम्मेदारी आप पे है। देखें, ऑब्वियसली ये एक अक्सर हमें सुनने को चीज़ मिलती है कि ये सारा जो उसको मैं कहूँगा डीजेनरेशन है मीडिया की, ये सारी रेटिंग्स की वजह से है। तो दो चीज़ें हैं इसमें, दो आर्गुमेंट्स हैं मेरे। पहला तो ये है कि रेटिंग्स को समझने की ज़रूरत है कि रेटिंग्स हैं क्या। रेटिंग्स बेसिकली व्यूअरशिप है लोगों की। सो लोग क्या देखना चाहते हैं वो जनरली गाइड करता है कि प्रोग्रामिंग किस तरह की बनती है, प्रोग्राम्स कैसे होते हैं। सो रेटिंग्स तो एक मेजर है उस चीज़ का कि लोग क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं और क्या देख रहे हैं फ्रॉम अमंग जो भी चॉइसेस उनके पास अवेलेबल हैं। अब पहली चीज़ तो ये हो गई कि उसमें कोई रेटिंग्स कंपनी ये डिसाइड नहीं करती कि किसको रेटिंग ज़्यादा देनी है या कम देनी है। अगर लोगों का रुझान एक पर्टिकुलर कंटेंट की तरफ है तो वो उसको ज़्यादा देखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हर चीज़ में, सिर्फ मीडिया में नहीं, हर चीज़ में आपकी कुछ रेगुलेशन, कुछ रूल्स, कुछ कायदे, कुछ दवाबत होते हैं जिसके अंदर रहकर आपको ऑपरेट करना होता है, और वो या कानून की शक्ल ले लेते हैं या कोई कोड ऑफ कंडक्ट की शक्ल ले लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली मीडिया एक ऐसी इंडस्ट्री के तौर पे इवॉल्व हुआ है जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस या तो हैं नहीं या इन्फोर्स नहीं हुए, और कोड ऑफ कंडक्ट्स कोई इतने बने नहीं, इफ़ेक्टिव या अगेन इन्फोर्स नहीं हुए। अब उसकी वजह से एक फ्री फॉर ऑल किस्म की इन्वायरमेंट बन गई है जिसमें जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। देखिए, दुनिया में किसी भी माशरे में, किसी भी एनवायरनमेंट में बहुत से ऐसे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट हो सकता है जो दिखाएंगे तो उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन वो नहीं दिखाया जाता क्योंकि देयर आर सर्टन लॉज, देयर आर सर्टन रूल्स जिसके अंदर रह के मीडिया ऑपरेट करता है। और जनरली जो चीज़ गलत होती है उसमें ह्यूमन बीइंग की क्यूरियोसिटी वैसे ही ज़्यादा होती है। जितना आप गलती की तरफ जाएंगे उतनी शायद व्यूअरशिप तो आपको मिले, लेकिन वो
कवायद व ज़वाबित तय करना तो मीडिया इंडस्ट्री की और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि किस पैरामीटर के अंदर रह के मीडिया ने ऑपरेट करना है। आप मॉर्निंग शोज में उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने दिखाया कि खाना बनाने की तरकीब, ये कितने दुख की बात है कि जिस मुल्क में टमाटर 200 किलो रुपए हो और जिस मुल्क का एक आम आदमी की एवरेज सैलरी 5,000 रुपये हो, आप उसे चाइनीज़ खाना पकाना सिखा रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि तू 5,000 रुपये का चाइनीज़ खाना पका। आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं इस मुल्क में। हम आपने कभी ये बताया कि ये प्याज से रोटी कैसे खाई जाती है? प्याज के ज़रिए आप कैसे 2 सालन बना सकते हैं, या आलू के ज़रिए कैसे हरी मिर्च को फ्राई करके कैसे जी कैसे खा सकते हैं? बेसिकली आप उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। टॉक शोज जो हैं, अब ये लोग कुछ तंग भी आ गए हैं इससे, यानी ये मोनोटनस हो गया, ये सारा कुछ बहुत कुछ मोनोटनस हो गया। अब इसमें भी तब्दीली की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ कोई किसी की सुनता तो है नहीं है, सारे एक दूसरे की बात काट रहे होते हैं। और बाज़ कंपेयर हमारे ऐसे हैं जो पंजाबी में तीली लगा रहे होते हैं बाकायदा। अब डिबेट में देखा यह जाता है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शाउटिंग, एक येलिंग कंपटीशन है या वर्बल जिम्नास्टिक्स हैं, वो रिजल्ट्स के लिए की जाती हैं, रेटिंग्स चाहिए। वो अब हायर रेटिंग लेने के लिए कुछ भी होता है। तो ये जो रेटिंग की दौड़ है, इसने क्वालिटी पे कोई फ़र्क डाला है? क्या ये दोनों काम हो सकते हैं? हाँ, दोनों काम साथ साथ भी चल सकते हैं, लेकिन जब आप मेहनत कम करेंगे तो फिर आप मतलब ये काम को साथ नहीं चला सकते। अगर आप इन डेप्थ नहीं जाते और मौजू अपने के साथ इंसाफ नहीं करते, अब आपका प्रोग्राम है मसला तलाश जो है, तो वो एक ख़ास अपनी नौइयत का प्रोग्राम होता है। उसमें भी बहुत से लोग होते हैं, मुख्तलिफ आरा होती हैं, लेकिन ठहरी हुई बात होती है, उस तरह की हीटेड डिबेट नहीं होती। कई प्रोग्राम ऐसे जिनका मिजाज ऐसा है कि उनके अंदर इस तरह की डिबेट होती है। खुद मेरा अपना प्रोग्राम जो है नुक्ता नज़र, उसमें भी उस तरह की निगाह मुश्ती नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद रेटिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ठीक है। हाल ही में रावलपिंडी शहर में एक अफसोसनाक सानेहा पेश आया। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स ने जिस तरह इस सानेहे को रिपोर्ट किया, उस अंदाज पर कुछ नाजरीन ने सोशल मीडिया पर तनकीद की। क्या यह तनकीद दुरुस्त थी? जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने हाथ रोका और हुकूमत खामोश हो गई तो मालूमात का एक खला पैदा हो गया। उस खला को पुर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। तो बाय द टाइम मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं वो स्टोरी के ऊपर वापस आया, उसने तकरीबन वही लाइन ली जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी। और ये बड़ी ज़बरदस्त केस स्टडी है। वो अल्फाज का चुनाव, वो लाइनें लोगों ने बोली हुई हैं जो SMS के ऊपर चल रहे थे या ईमेल के ऊपर चल रहे थे, वो वीडियोस चलाई हुई हैं जो सारा पहले लोग सोशल मीडिया पे देख चुके थे। सो कहने का मकसद ये है कि पिंडी ट्रेजिडी टू द पॉइंट के जी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर यानी TV स्क्रीन आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ दे नहीं लगी, लेकिन क्या आपने बर वक्त मालूमात फराहम की? जब दर्जनों की तादाद बताई जा रही थी तो क्या आपने सही तादाद के ऊपर तहकीक की? क्या आप इस तरफ गए कि हकीकत में प्रोवोकेशन किसकी तरफ से आई थी और गोली की, यानी डिड यू डू इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म? सो आई वुड से सोशल मीडिया वेरी बैड रोल। मेन स्ट्रीम मीडिया हिजान नहीं बर्पा किया, लेकिन अपना काम भी नहीं किया, बर वक्त मालूमात भी नहीं फराहम की। और जब वापस स्टोरी पर आया तो पहले 2 दिन मुझे लगा कि मैं वो मैसेज ही पढ़ रहा हूँ लोगों के TV के ऊपर देखते हुए, मुझे लाइनें जो लग रही थी। आई हैव द केस स्टडी, सो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्चुअल रिसर्च। देखिए, जो मीडिया का रोल था वो इंतहाई जिम्मेदारी का रोल था और उसको हर शख्स ने पसंद किया है। 95% जो लोग हैं उन्होंने पसंद किया है। ऐसे लोग जो शरारत को हवा देना चाहते थे और जो चाहते थे कि फितना फैले, उनको मायूसी हुई।
अब देखिए, अगर जब ये वाक़या हुआ है, अगर ये खबर उड़ जाती कि इसमें लोग जो हैं बहुत से मारे गए हैं और फसाद हो गया है, तो जब मुल्क भर में जुलूस निकल रहे थे, उनका क्या रद्द अमल होता और किस तरह जगह जगह कत्ल खून गारतगरी होती और लोग एक दूसरे के साथ उलझ जाते। तो मैं समझता हूँ कि जो रोल अदा किया है, अगर वो रोल मीडिया अदा ना करता तो आज हम घर घर में मातम कर रहे होते और सैकड़ों क्या हज़ारों लोग जो हैं उस लुक़मा अजल बन चुके होते। न्यूज़ चैनल्स पर दिखाए जाने वाले क्राइम शोज की वजह से क्या मुल्क में जराइम की तादाद और शिद्दत में कमी वाक़ई हो चुकी, या मामला इसके बिल्कुल बरक्स है? क्राइम शो की पहले बुनियादी नीयत देखिए। क्राइम शो की नीयत ये है, बनाना आसान है बहुत। सस्ते सस्ते एक्टर, एक प्रोड्यूसर को आप लेते हैं नालायक ज़माना को, जिसको वैसे मतलब आप यकीन कीजिए कि उर्दू भी पढ़नी नहीं आती, और साथ एक अजीबो गरीब किस्म के होस्ट को लेते हैं जो कभी पुलिस की वर्दी पहन लेता है, कभी अजीबो गरीब मर्दमार किस्म की औरत बन जाती है, कभी वो देखने वाला शब्बीर या गफ़ीर या नज़ीर बन जाता है, उसकी अजीबो गरीब किस्म की टोन कर देते हैं। और फिर सस्ते सस्ते एक्टर्स जो 500-500 रुपये दिहाड़ी पे आ जाते हैं, उनसे री एनेक्टमेंट करवा लेते हैं। हजूर वाला किस्सा ये है कि आपके यहाँ जो फार्मूला एक चैनल शुरू करे और वो ज़रा सा कामयाब हो जाए, फिर उस चबाए हुए नवाले को चचोड़ने और चूसने के लिए बाकी 11 चैनल आ जाते हैं। आज एक एक चैनल के ऊपर 4-4 क्राइम शोज चल रहे हैं। कतअन जुर्म को कम करने के लिए नहीं, कतअन जराइम सिखाने के लिए नहीं, मुजरिमों को सुधारने के लिए नहीं, आपको क्राइम सेंसिटिव करने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि एक फॉर्मेट है, कामयाब है, सस्ता है, चलता है, चलाई जाए। सीरियस इशू है जी क्राइम शोज़। उसमें 3-4 तो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि आपको कभी प्राइम टाइम के अंदर आप जहाँ पे जब बच्चे बैठे देख रहे हो आप क्राइम शोज़ लगाते ही नहीं, दुनिया भर में कहीं नहीं होता। दूसरी बात यह है कि री इनेक्टमेंट की भी एक अपनी पूरी थ्योरी है, और ये बड़ा एक कैपिटल इंटेंसिव और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव काम होता है। यहाँ पे री इनेक्टमेंट क्राइम शोज़ वो करते हैं मतलब जो नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम द मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन वाइज। मैं उनसे ये नहीं कह रहा कि उनका काम अच्छा नहीं होता, वैसे नहीं भी अच्छा होता, मुझे कहना भी चाहिए अच्छा काम नहीं होता, उनको आपने लगाया हुआ है। यानी क्वालिटी आपने, इनपुट आपने कॉस्ट की चीप रखी हुई है और आउटपुट आपने बहुत ज़्यादा ली हुई है। तीसरी बात यह है कि बेमकसद है। आप क्यों री इनेक्टमेंट्स कर रहे हैं? आप क्यों रेप के सीन्स री इनेक्ट कर रहे हैं? आप क्यों मर्डर दिखा रहे हैं? आप क्यों खामखा स्क्रीन के ऊपर खून फेंक रहे हैं? व्हाई आर यू डूइंग इट? अगर री इनेक्टमेंट्स के साथ क्राइम की रेशोज कम होती, आप मुझे बता दें क्राइम की रेशो, हम ये क्लेम कर सकते हैं जी लोगों की एजुकेशन के साथ जमहूरियत स्ट्रेंथ नहीं। चले, एटलीस्ट वी कैन मेक एन आर्गूमेंट। इंफरटेनमेंट वाले कह सकते हैं जी कि लोग बहुत तंग हैं, वो आपकी शक्लें नहीं देखना चाहते, वो हमारी शक्लें देखने चले। आई कैन स्टिल लिव विद दैट आर्गूमेंट, बट आई कांट अंडरस्टैंड कि री इनेक्टमेंट करके क्या करना चाहते हैं। द सेम स्क्रीन वेयर यू एंड आई एंड अदर्स अपीयर, you also have these very strange shows. Very unfortunate. Very unfortunate. जो चाइल्ड मोलेस्टेशन यानी अब ह्यूमन ट्रेजेडीज हैं, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है किसी के साथ, किसी खानदान के साथ, किसी बच्ची के साथ, किसी पेरेंट्स के साथ है। इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी? अच्छा, उस ट्रेजेडी होने के बाद भी हम देखते हैं कि फिर उसका चेहरा दिखाया जाता है स्क्रीन पे, या ये कि उसके घर जाके मातम किया जाता है, रोया जाता है, उसके माँ बाप दाएं उसके रिश्तेदारों से बातें की जाती हैं, गुफ्तगू। सो इसका इम्पैक्ट उसकी साइकोलॉजी और कलेक्टिव एक नफ्सियात पे क्या होता होगा? सबसे पहले तो अपनी नीयत देखिए ना कि आपकी नीयत क्या है। आप बुनियादी तौर पे ह्यूमन ट्रेजेडी को भी एक कमोडिटी की तरह देखते हैं, एक कमोडिटी की तरह बेचना चाहते हैं, क्योंकि एक रेप का शिकार हुई 5 साल की लड़की जो खून आलूद चादर पे लेटी हुई है और जिसकी माँ मुंह छुपा छुपा के रो रही है, उस पर तो लोग रुकेंगे ही रुकेंगे। अरे हमसे बड़ा भी कोई तमाशबीन है? मेरी बात का बुरा ना मनाइए, अभी बाहर एक्सीडेंट हो जाए, एक दिल खराश चीख सुनाई दे, पूरी ट्रैफिक रुक जाएगी, लोग सिर्फ मदद करने के लिए नहीं रुकेंगे, तमाशा देखने के लिए रुकेंगे। एक ऐसी कौम को सुधारने के लिए क्या ऐसी न्यूज़ रिपोर्टिंग की जरूरत थी? या आंसुओं को दिखाने के लिए हमने कैमरा बिल्कुल ये जो इनर कैंथस ऑफ द आई है इस पे फोकस करना है, ताकि हम लोगों की मिजरी बेच सकें, क्योंकि ये बिकती है, लोगों को तरस और लोगों की तमाशबीनी का शौक पूरा हो सके, कहीं कोई बताने वाला नहीं।
तो इंटरनेशनली ये होता है कि आमतौर पे जो टीवी मेजरमेंट है, रेटिंग्स जिसे हम कहते हैं, ये एक मार्केट में कोई एक कंपनी कर रही होती है, क्योंकि इसको मीडिया की करेंसी कहा जाता है। इस पे मीडिया ने ट्रेड होना होता है, बाय और सेल होना होता है। सो इसको कहा जाता है मीडिया करेंसी, जो रेटिंग्स है। और करेंसी जनरली एक मार्केट में एक ही होती है। अगर दो करेंसीज होंगी तो बायर हमेशा वो रेटिंग का नंबर कोट करेगा जो लो होगा, और सेलर हमेशा वो नंबर कोट करेगा जो हायर होगा। तो वो कहीं पे सेटल नहीं हो पाएगा और कन्फ्यूजन होगा। सो पाकिस्तान में भी इसी तरह है, लेकिन ये सर्विस जो है ये बाहर भी और पाकिस्तान में भी एक सुपरवाइजरी लेवल के नीचे ऑपरेट करती है। पाकिस्तान में ये सुपरवाइजरी रोल पहले एडवर्टाइजर्स का था और अब ब्रॉडकास्टर्स का कुछ हद तक है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड सुपरवाइजरी कमेटी नहीं बन सकी, जिसकी हमने काफ़ी कोशिश की है। हमने एडवर्टाइजर से भी बात की है, ब्रॉडकास्टर से भी बात की है कि एक कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत से ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि आइडियली इंडस्ट्री को लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि पैनल किन शहरों में होना चाहिए, पैनल के रिक्रूटमेंट के क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, ये कॉल इंडस्ट्री को लेनी चाहिए। और शुरू में इंडस्ट्री ने ली भी, लेकिन आगे जाके वो कोई स्ट्रक्चर्ड कमेटी नहीं बन सकी। सो वो तमाम जो रूल्स हैं, वो तमाम जो गाइडलाइंस हैं, वो पाकिस्तान में भी उसी तरह फॉलो हो रही हैं जिस तरह इंटरनेशनली। हाँ, पाकिस्तान में एक डिफरेंस ज़रूर है कि पाकिस्तान में पैनल बहुत बड़ा नहीं है। अभी इस वक्त हमारा जो पैनल है वो 9 शहरों पे बेस्ड है, तो पूरे पाकिस्तान का डेटा हम नहीं कवर करते। नहीं, लेकिन मतलब इंडस्ट्री क्या करे, मतलब उसके मतलब आप ये मतलब लेकिन हर चीज़ का एक कॉस्ट बेनिफिट है। मतलब आप बैठे हैं। हाँ, हर चीज़ का एक कॉस्ट बेनिफिट है। सो हम ये चाहते हैं कि पैनल बड़ा हो, डेटा ज़्यादा रोबस्ट हो, लेकिन उसकी एक कॉस्ट है। सो द इंडस्ट्री हैज़ टू डिसाइड कि क्या वो कॉस्ट उन्होंने देनी है या नहीं देनी। अभी तक ऑब्वियसली उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं देनी, इसलिए पैनल स्टार्ट में 3 शहरों से था, हमने खुद उसको एक्सपैंड करके 9 शहरों पे किया, बट अभी तक हम टैरिफ वही चार्ज कर रहे हैं जो 3 शहरों का था। मीडिया में बहुत अच्छाइयाँ भी हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत आई। मैं समझता हूँ कि ये तारीखी कारनामा है कि जिस तरह से 5 साल पिछले गुजरे और फ़ौज को खामोश रहना पड़ा, ये मीडिया की वजह से हुआ। और एक तारीखी जो कारनामा किया इस पाकिस्तानी मीडिया ने, जिसका शायद इस मीडिया को भी एहसास नहीं है, मैं समझता हूँ अगर ये मीडिया नहीं होता तो बलूचिस्तान जा चुका था। इस मीडिया ने कुचले हुए तबकात के लोगों के, लीडर ही सही, अशराफिया ही सही, मगर उन्हें इन्वॉल्व रखा है। टॉक शो में अताउल्लाह मेंगल भी आके बैठते हैं और भुट्टी ख़ानदान के लोग भी बैठते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन हुई ना बलूचिस्तान की, तो उससे बहुत अच्छा तासुर गया। बलूचियों ने भी बैठ के देखा ना, फाटा के लोग भी आके बैठते हैं। एक सोसाइटी जुड़ी हुई कहीं मीडिया पर रिप्रेजेंट होती है, और ये बहुत अच्छी निशानी है। इससे एक होप मिलती है, उम्मीद मिलती है कि ये मुल्क कहीं जुड़ सकता है। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? आप देख रहे हैं कि मैच्योरिटी आहिस्ता आहिस्ता आएगी, बेहतरी आएगी, अच्छी वर्क फोर्स आएगी, प्रोफेशनलिज्म, मतलब एक होप तो ज़ाहिर है इंसान को होनी चाहिए, या काफ़ी टाइम लगेगा? काफ़ी टाइम लगेगा। और जो ट्रेंड्स हैं, मुझे कहने दीजिए कि तमाम तर पॉजिटिविटी जो जनरेट मीडिया कर चुका है, उसको बिल्ड नहीं हम कर पा रहे। अगर आपके पास पहले 10 ओवरों के अंदर 90 रन आपने फटे पे लगा दिए, तो फिर लोग देखते हैं कि जी आपने 350 रन करने चाहिए आपको। मेरा नहीं ख्याल कि हमने 90 रन स्कोर करके पहले 10 ओवरों के अंदर या पहले 10 सालों के अंदर हम उसके बाद इनिंग्स को बिल्ड कर रहे हैं। हम अपने खामखा विकेटें गंवा रहे हैं और बेवकूफ़ाना किस्म की शॉटिंग खेल रहे हैं। और अहमक तरीन आदमी जो है वो मीडिया ने इतना जो हार्ड वर्क किया हुआ, लोगों की जाने गई हैं इस काम के अंदर, ये वैसे नहीं बन गया। उसको अपनी शख्सियत परस्ती के अंदर, अना परस्ती के अंदर और एजेंडा पेडलिंग के अंदर उन्होंने उसको तबाह करके रख दिया। एंड आई कैन टेल यू सर कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो अगला प्रोग्राम जो आप कर रहे होंगे ना, उसमें मीडिया की रेटिंग्स आप साथ लेके आएंगे तो वो यूं जारी होगी जिस जगह पे, क्योंकि हमने ट्रेंड को देखना है जी। और ट्रेंड जो है बिल्कुल भी मुस्बत नहीं है। एक दूसरे की लड़ाई करें, पता नहीं आप, अगर इसमें हरिश्ती नहीं होनी चाहिए। आजकल जो मैं प्रोग्राम देखता हूँ आपस में लड़ाई चल रही है, आई कॉल इट मीडिया स्ट्रिप्टीज। जो एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं, अपने भी कपड़े उतार रहे हैं और खुश हैं इसके अंदर कि जी हम कितना गंद उछाल रहे हैं। पाकिस्तानी माशरे में मीडिया का क्या रोल है, तिजारती मजबूरियां क्या हैं, और कौन से वो मैदान हैं जहां पर बेहतरी की बहुत शदीद जरूरत है, इसकी तलाश हमने की। मीडिया
सिर्फ हुकूमत, इदारों और मौशरती रवैयों पर तनकीद ही नहीं करता, बल्कि खुद अपना गरीबा भी चाक किया करता है। यहां सिर्फ गुरूर के बुत ही नहीं पाए जाते, ऐसे एंकर पर्सन्स भी मौजूद हैं जो बहुत बहादुरी से सबके सामने अपनी गलतियों और खामियों का एतराफ करते हैं। यहां ऐसे रिपोर्टर्स पाए जाते हैं जो बरसती गोलियों और जंग के मैदानों में खड़े होकर आप तक खबर पहुंचाते हैं। आप अपने टीवी के रिमोट कंट्रोल से किसी भी शो, किसी भी प्रोग्राम को वोट दिया करते हैं, जिसके नतीजे में उसकी रेटिंग या उसका रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, जिस पर अरबों रुपए का कारोबार होता है। क्या हमारे रेटिंग के निजाम में बेहतरी की गुंजाइश है? यकीनन है। क्या मीडिया में बेहतरी की गुंजाइश है? यकीनन है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बहसियत कौम हम सब में बेहतरी की बहुत गुंजाइश और जरूरत है, और वो वक्त बहुत जल्द आएगा, यकीनन आएगा, जब हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे।